नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें के पाठ 14 में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की। पूरा परिचय यहाँ आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ राशि का निर्माण कौन कौन से नक्षत्र और उनके चरणों से हुआ है, उन नक्षत्रों की, उनके स्वामियों की, उन नक्षत्र के चरण से जो नामाक्षर प्रारंभ होते हैं उन नामाक्षरों की बात करेंगे। साथ ही साथ उन नक्षत्रों के कौन अधिपति, जो नक्षत्र चरण के कौन अधिपति होते हैं, नक्षत्रों के कौन स्वामी होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ लग्न और राशि में क्या अंतर है ये भी जानकारी देंगे, और कौन से, यदि लग्न कुंडली के आधार पर देखें तो कौन से ग्रह जो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, कौन से मारक होते हैं, कौन से राजयोग कारक होते हैं, उन सभी ग्रहों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले की बात ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 108 भाग हैं पूरे ब्रह्मांड के। 108 को अगर हम 27 नक्षत्रों से विभाजित करेंगे तो एक नक्षत्र के पास में 4 भाग या 4 चरण आते हैं, और उन 4 चरणों का एक नक्षत्र बनता है। और अगर राशि की बात करें तो राशि 12 होती है, और 12 से 108 को जब विभाजित करते हैं तो हमारे पास में एक राशि के लिए 9 भाग या 9 चरण आते हैं, और इसके लिए नक्षत्रों का उपयोग किया जाएगा तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। अब चलिए समझ लेते हैं कि जो वृश्चिक राशि है वह कौन कौन से नक्षत्रों के उपयोग से बनी है। देखिए, सबसे पहले विशाखा का 4था चरण, और उसके बाद में अनुराधा का 1, 2, 3, 4था चरण उपयोग में आएगा, और उसके बाद में ज्येष्ठा के 4 चरण 1, 2, 3, 4 उपयोग में आते हैं। तब इनसे मिलकर वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियो कहते हैं, यह राशि बनती है। देखिए, विशाखा का नक्षत्र से तो शब्द आपको मिलेगा, तो नामाक्षर मिलेगा। तो यदि आपको तो, ना, नी, नू, ने, नो या यी, यू ये शब्द अगर आपको कहीं दिखें तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति का, जिसका भी नामाक्षर इनमें से है, तो वह वृश्चिक राशि से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कि जो विशाखा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं, तो शुक्राग्नि विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, शुक्राग्नि। और यहाँ पर तो जो इसका नामाक्षर हो जाता है, और यहाँ पर हम जब चरण की बात करते हैं, जब हम विशाखा नक्षत्र के जो चरण की बात करते हैं, क्योंकि ये 4था चरण है, यहाँ पर गुरु और चंद्रमा जो है, क्योंकि मंगल की राशि है तो ये मंगल की उग्रता को गुरु और चंद्रमा शीतलता है, वहीं गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो जो मंगल आवेश देता है उसको कम करता है ये गुरु और चंद्रमा का आधिपत्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मंगल की आवेशिता को कम इस व्यक्ति में दिखती है, जिसका भी नाम तो से शुरू होता है। वहीं यहाँ पर जो अनुराधा नक्षत्र है, अब हम आ जाते हैं अनुराधा नक्षत्र की तरफ। तो अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं मित्र, और यहाँ पर नक्षत्र स्वामी होते हैं मित्र, और ना, नी, नू, ने इसके चरणों में आते हैं, ना, नी, नू, ने। अब यहाँ पर अनुराधा के जो सभी चरण हैं इनमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन से ग्रह आप देख पा रहे हो जो अधिपत्य हैं, वो शनि और सूर्य क्रूर ग्रह, शनि पाप ग्रह, शनि बुध। यहाँ पर देखिए गंभीरता लाएंगे, शनि शुक्र तो व्यक्ति में एक अलग ही कामुकता उसमें देखने को मिलेगी, और शनि मंगल तो आवेशित, और शनि का वहां पर होने से, तो ये चारों जो अनुराधा नक्षत्र के अगर हम संक्षेप में कहें तो चारों चरण कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर बुरी आदतों का विस्तार करते हैं। तो ना, नी, नू, ने जिनका भी नाम है, उनमें कुछ ऐसी आदतें आपको देखने को मिलेंगी जो आदतें आप, वह स्वयं भी ये उन आदतों को से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी उनके अंदर जो होती है, शनि और सूर्य की हम बात करें तो वहां पर हमेशा उनका स्वभाव कैसा रहेगा, अस्थिर स्वभाव उनका रहेगा। वहीं शनि बुध के कारण ऐसा व्यक्ति गंभीर तो होगा, लेकिन उसके मन में हमेशा शंकाओं वाली जो उसकी आदत होगी वो शंकित रहेगा। फिर
किसी भी व्यक्ति को देखकर वह उस पर विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकता, वह शंकित रहता है और उसके मन में कभी कभी इस प्रकार से जो अच्छे मित्र होते हैं उनको भी ऐसे लोग खो देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शक करते हैं। वहीं शनि शुक्र की स्थिति होने से वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जो कामुक प्रवृत्ति उसमें अधिक पाई जाती है, और शनि और मंगल के होने से ऐसा व्यक्ति अपने जो हक के लिए, या ये समझिए किसी भी वस्तु पर अपना बहुत अधिक हक जमाता है, चाहे बेशक उसकी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रयास करता है कि उस पर वह अधिकार कर सके, और ऐसे व्यक्ति को क्रोध अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चारों चरणों का हमने फल आपको बता दिया। अब आ जाते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र पर। तो ज्येष्ठा के स्वामी कौन हो जाते हैं? इंद्र इसके स्वामी हो जाते हैं नक्षत्र के। और यहाँ पर पहले चरण में नो, दूसरे चरण में या, तीसरे चरण में ई और चौथे चरण में यू शब्द का आप नामाक्षर देखोगे। जिन व्यक्तियों का भी या से नाम शुरू हो, नो से नाम शुरू हो, ई से नाम शुरू हो, यू से नाम शुरू हो, तो वह ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुए व्यक्ति होते हैं। अब यदि किसी का नामाक्षर नो से शुरू हुआ है, ध्यान दीजिए, यदि किसी का नो से शुरू होता है तो यहाँ पर हम बुध और गुरु इसके अधिपति हो जाते हैं। तो ये कौन सा है? ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में कौन, जो प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक देखें तो यहाँ पर शुभ प्रभाव देखोगे आप। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए बुध शनि है, बुध शनि है, बुध गुरु है, बुध शनि है, बुध गुरु है। तो यहाँ पर आप देखोगे वाणी गुरु, तो ये ज्ञान देने वाले हैं। तो हमेशा जितने हमने अब तक आपको बताए हैं कि बुध गुरु की युति व्यक्ति को साहित्य की तरफ लेके जाती है, व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करती है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह हमेशा एक अच्छा उपदेशक हो सकता है। तो ऐसी वृत्तियां उसमें पाई जाती हैं। यदि बुध और शनि है तो बुध वाणी है और शनि गंभीरता है, तो ऐसे व्यक्ति गंभीर, धीर गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं जो बुध और शनि की ये पे भी दूसरे, जहाँ पर तीसरा चरण है वहां पर भी स्थिति बनती है, तो वहां भी उन व्यक्तियों में ऐसे ही जो गुण हैं वह देखने को मिलते हैं। वहीं यदि किसी व्यक्ति का नामाक्षर जो यू से है तो उसका जन्म हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में, यहाँ पर भी बुध गुरु होने से उस व्यक्ति में एक अच्छी बौद्धिकता, एक अच्छा ज्ञान का सृजन कराते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ज्ञानी प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको मिलेगा, और वह बहुत ही अपने जो ज्ञान को वह दूसरे के सामने प्रकट करने में भी तनिक भी हिचकिचाता नहीं है। तो यहाँ पर हमने चरण और उनके जो नक्षत्र स्वामी हैं और उन चरणों के अधिपति हैं उनकी यहाँ पर हमने चर्चा करी। देखिए अधिपति, एक चरण के दो अधिपति होते हैं, यहाँ आप समझ चुके होंगे, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो देखिए जहाँ भी राशि और लग्न में अंतर यही है कि 12 खानों में से कहीं पर भी यदि 8 लिखा हुआ है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो आती है वह 8वें नंबर की है, तो आपको 8 लिखा कहीं पर भी दिखे तो आप मानोगे कि ये वृश्चिक राशि है। तो वहां पर चंद्रमा 7 में हो, ध्यान रखना यही है कि चंद्रमा 7 में हो, चाहे वो 12 घरों में से किसी भी घर में 8 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा बैठे हो, तो उसका अर्थ ये हो गया कि वह राशि कौन सी होगी? वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है, धनुर्धर भी कह सकते हैं, कुछ ईगल भी कहते हैं, लेकिन ये बिच्छू होता है, वृश्चिक होता है। स्वामी देखे तो इसका स्वामी कौन हो जाता है? मंगल होता है। इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। राशि 8 नंबर की है, तो इसका अर्थ है ये सम राशि है, स्थिर राशि होती है। ये नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये जानना आपको। ये स्थिर राशि होती है और ये स्त्री संज्ञक राशि होती है। वहीं वर्ण इसका ब्राह्मण का होता है, दिशा इसकी उत्तर दिशा होती है, और दिन में ये राशि क्या होती है? बलवान होती है। तो यहां तक हम समझ चुके। अब हम आते हैं लग्न की तरफ। तो यहाँ लग्न की तरफ आते हैं, और लग्न चार्ट को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चार्ट है जो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। इसको समझ लिया तो आप एक अच्छा फलादेश करने में काफ़ी हद तक अपने आप को स्वयं अनुभव करोगे कि आप काफ़ी हद तक सही बातें बताने लगे हो। देखिए यहाँ पर ये लग्न जो होता है ये पहला घर होता है, और इसमें अगर 8 कहीं भी आपको लिखा दिख जाए, इस पहले घर में ये 8 आपको दिखना चाहिए, तो इसका अर्थ है ये वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न है। अब चंद्रमा क्या होगा कि चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए तो वो वृश्चिक राशि हो गई। अगर चंद्रमा मानकर चलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि चंद्रमा यहाँ बैठ गए, तो हम ये कहेंगे कि राशि सिंह है और लग्न है वृश्चिक। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि और लग्न एक साथ ही चलेंगे, वो हो सकता है कि चंद्रमा भी वहीं लग्न में ही बैठे हो,
तो वृश्चिक राशि भी हो गई और वृश्चिक लग्न भी हो गई। लेकिन ऐसा आवश्यक तो नहीं है, ये भी हो सकता है कि चंद्रमा सिंह में बैठे हो या चंद्रमा यहाँ बैठे हो या चंद्रमा यहाँ बैठे हो, कहीं पर भी चंद्रमा अगर बैठ गए तो वह राशि हो जाती है। जैसे मान के चलिए चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मेष राशि हो गई, और अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो इसका अर्थ हो गया वृषभ राशि हो गई। चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि सिंह राशि हो गई। लेकिन लग्न कौन सी है, तो यहाँ पर लग्न वृश्चिक लग्न ही मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न का पूरा फलादेश आपके सामने अब करने वाले हैं। कैसे कैसे समझेंगे वृश्चिक लग्न को, एक सामान्य ये पूरा का पूरा जो स्वाभाविक है वह स्थिति आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि वृश्चिक लग्न में आप देखिए, बुध की बात करते हैं सबसे पहले, बुध की, क्योंकि मंगल यहाँ तो हो गए स्वामी। अब यहाँ से हम बुध देखें तो बुध लाभेश और अष्टमेश होते हैं। तो लाभेश मैंने आपको कई बार बताया कि ये पाप स्थान है, तो ये पापेश हो गए। जो लाभेश से पाप स्थान तो पापी हो गई है। अष्टमेश, अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी भी हो गए, ये अष्टम भाव हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 का अर्थ हो गया मिथुन राशि, और मिथुन राशि का अर्थ हो गया कि बुध इसके स्वामी हुए, तो ये अष्टम भाव हो गया। लग्न से हम जब गिनेंगे, देखिए आप अगर पहली बार देख रहे हो मेरी ये क्लास तो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां भाव हो गया लग्न से। ये लग्न है ना, पहला अगर लग्न है, लग्न से 8वां भाव हो गया, तो 8वां भाव 6 8 और 12 अगर आप काउंट करोगे तो ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव। इन भावों के जो स्वामी होते हैं, धनु राशि आगे बात करेंगे अभी नहीं, तो देखिए इन भावों के जो स्वामी होते हैं, इन भावों के स्वामी जो होते हैं वह क्या कहे जाते हैं, त्रिक भाव है। और इन भावों के स्वामी जो होते हैं हमेशा अधिकतर अशुभ फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो एक तो पापी हो गए बुध, ऊपर से ये अष्टमेश भी हो गए, तो ये अच्छा पाप फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो ये पापी ग्रह हैं, इस कुंडली में पाप फल देने वाले हैं। वहीं शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में देखिए, यहाँ से देखिए शुक्र को देखें। अब हम जो बुध वाले हैं उसको हटा देते हैं। अब देखिए शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र ये लग्न है, और शुक्र यहाँ पर जो 7 लिखा है इसका अर्थ हो गया, 7 का अर्थ हो गया तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र। तो ये 12वें भाव में जो कि त्रिक भाव है उसके स्वामी हो गए। ऊपर से शुक्र कौन से भाव के स्वामी हो गए, एक राशि आती है इनकी ये, तो ये मारक भाव है, तो ये मारक भाव है, इसके स्वामी मार्केश होते हैं। तो शुक्र क्या हो गए, मार्केश भी हो गए और त्रिक भाव के स्वामी भी हो गए, तो ये भी यहाँ पर पाप फल देने वाले हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक स्थिति आपको समझ में आ गई। पाप फल का अर्थ हो गया खराब फल देंगे, अधिकतर अशुभ फल देने का काम कर सकते हैं इस कुंडली में, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब आते हैं मंगल की तरफ। तो मंगल यहाँ पर स्वयं एक तो लग्नेश है, तो लग्नेश होने से तो अच्छा फल देते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं, व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करते हैं। लेकिन वही स्थिति क्या हो जाती है, ये षष्ठेश भी हो जाते हैं, 6ठे भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अस्वस्थता तो देंगे, लेकिन वह व्यक्ति स्वस्थ भी जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि मंगल है खुद तो, लेकिन फल तो देने वाले बनते हैं, पाप फल देते हैं, इसमें पापी हो जाते हैं, पाप फल दाता हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अल्प फल या अल्प शुभ कह सकते हैं हम उनको। तो जैसे हम गुरु की तरफ देखते हैं, तो गुरु को आप देखिए ध्यान से, गुरु को देखिए, बृहस्पति धन भाव के स्वामी हो जाते हैं और पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप में कोई कंफ्यूजन की कंडीशन ना हो। ये लग्न है, लग्न को तो आप समझ ही चुके हो। यहाँ से ये जो है, यहाँ देखिए जो 9 लिखा है इसका अर्थ है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो और ये पहला दूसरा भाव जिसको धन भाव भी कहते हैं, तो ये धन भाव है, अचल संपत्ति का भाव भी है, वाणी का भाव भी है, विद्या का भाव भी है। तो ये दूसरा भाव है, तो इसके स्वामी हो जाते हैं कौन, बृहस्पति। और दूसरे ये पंचम भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। तो इस स्थिति से ये एक मारक भाव होता है, ये मारक भाव है। तो मारक भाव, एक तो मारक भाव के स्वामी हो गए, दूसरे वे कौन से भाव के स्वामी हो गए, दूसरे हो गए पंचम भाव के स्वामी हो गए, जो पूर्व जन्मों का भी भाव माना जाता है, संतान का भाव भी माना जाता है पंचम भाव। मैं एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें इन भावों में से हम जानेंगे कौन सा भाव किस किस घटना को निर्देशित करता है। इस बारे में मैं पूरी एक वीडियो आपको लेकर आऊंगा, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हम 5वें भाव को, अगर हमसे कोई पूछे कि संतान संबंधित किसी का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप क्या देखोगे, आप पंचम भाव की स्थिति देखोगे। पंचम भाव कैसा है, भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठे हुए, उस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, या उस भाव के जो स्वामी हैं, जो भावेश हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं वो पीड़ित तो नहीं हुए पड़े हैं, तो संतान को कष्ट हो रहा है या संतान नहीं हो पा रही है। तो उन
सभी स्थितियों को हम समझेंगे। क्या वह किसी स्थिर राशि में चले गए हैं जिससे कोई उपाय भी काम नहीं करेगा, या फिर वह चर राशि में है जिससे उपाय का प्रभाव पड़ेगा अगर मन से उपाय किया जाए तो, या वह द्विस्वभाव राशि में है जिससे उपाय का प्रभाव कितना पड़ेगा। इन सभी बातों को हम समझेंगे आगे। तो मैं काफ़ी हद तक वहाँ पर आपको डिटेल में देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ हम अभी सीखते चल रहे हैं, तो इसलिए धैर्यपूर्वक आप सीखते रहिए। जितना ज्ञान आपके पास में आता जाएगा आप आगे बढ़ते जाओगे और इस विषय का आपको सटीक ज्ञान हो जाएगा, और सटीक ज्ञान के साथ आप सटीक भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो जाओगे। देखिए, यहाँ पर ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से रहता है। पूरा हम डिटेल में एक एक बात को समझाएंगे, जिसमें जो काफ़ी जो रहस्यमयी बातें हैं वह भी आप तक पहुंचेंगी। कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा, सारा कुछ आपको यहाँ बताया जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक एक एक क्लास को देखते रहिए, समझते रहिए, नोट करते रहिए। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा भाव और पांचवा भाव, इन दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। तो ये अल्प तो शुभ भी हैं और अल्प अशुभ भी है। तो यहाँ पाप फल भी देते हैं, थोड़ा सा पापी भी बनाते हैं व्यक्ति को, लेकिन शुभ फल भी देते हैं। पंचमेश की स्थिति, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव के स्वामी भी हैं, तो अधिकतर ये शुभ फल देते हैं। ये ध्यान रखिए, अधिकतर शुभ फल देने की इनकी स्थिति बन जाती है। लेकिन ये मार्केश हो जाते हैं, क्योंकि मारक भाव के स्वामी हो गए, तो प्रबल मार्केश भी हम इनको कह सकते हैं। कुंडली में ऐसा अशुभ फल देंगे आपको कि वैसे पंचमेश होने से संतान भाव के प्रति सही हैं, लेकिन बाकी जो स्वयं के लिए मार्केश हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। और शनि, अब शनि को देखें, जो तृतीयेश और सुखेश हो जाते हैं, तृतीयेश और सुखेश हो जाते हैं शनि। यहाँ पर देखिए, शनि क्या हो जाते हैं इसमें, तृतीयेश और सुखेश। तीसरा भाव पापी भाव माना जाता है और अशुभ भाव भी माना जाता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव भी है, छोटे भाई बहनों का भाव भी है। जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे संबंधित भी इससे विचार किया जाता है, और परिश्रम पराक्रम का भाव भी यही है। और जो सुख भाव है, सुख भाव से 12वां भाव है, त्रिक भाव है, सुख का व्यय होना। देखिए, यहां से हम क्या देख सकते हैं, सुख भाव का व्यय होना। तो अगर हम सुख भाव को इसको एक मान ले, इसको मैं लग्न मान लूं, एक मान लूं, तो यहां से आप अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये तीसरा भाव क्या हो गया, 12वां भाव हो गया। 12वां भाव हो गया त्रिक भाव, और 12वां भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं, खर्च हो जाता है। तो यहाँ से सुख खर्च होगा, सुख खर्च होगा, भूमि भवन वाहन खर्च होगा, यहाँ से कम होगा, तो उसको खत्म करने का काम करेगा, होगा ना। तो यहाँ पर ये भाव अच्छा नहीं माना जाता, व्यय, ये इसका व्यय भाव हो गया, जो सुख का व्यय, यहाँ पर सुख का व्यय भाव ये हो जाता है। तो यहाँ के भी स्वामी कौन है, शनि बनते हैं, और सुख भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं। तो सुख भी देंगे और सुख को खत्म करने का काम भी करेंगे, परिश्रम से सुख भी देंगे, और सुख जो होगा, जितना परिश्रम करोगे उतना सुख नहीं मिलेगा, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो ये अल्प, हम इसको कह सकते हैं कि अल्प पाप फल देने वाले और अल्प शुभ फल देने वाले। तो कुछ शुभ फल देंगे, कुछ अशुभ फल भी देंगे, सुख भी देंगे और सुख को खत्म कराने का काम भी करेंगे। तो यहाँ पर ये आप ध्यान से देख सकते हो। शुभ फलदाता कौन होते हैं, अब ये देखते हैं। तो देखिए, चंद्रमा को देखिए, हम 7 ग्रहों को लेकर चल रहे हैं। राहु ग्रह और केतु ग्रह जो है छाया ग्रह होते हैं, तो मैंने उनको अभी यहाँ पर नहीं लिया, उनके बारे में विश्लेषण अलग से करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। अभी हम जो मुख्य हैं वो 7 ग्रह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वह छाया ग्रह माने जाते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह हैं वे, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बाकी जिस तरह का ग्रह होता है उसी तरीके का उनका वो, क्योंकि छाया ग्रह हैं तो छाया बन जाते हैं उसी की, उसी तरह का प्रभाव देते हैं। चलिए, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं, भाग्येश हो जाते हैं। एक ही भाव इनके पास, एक ही राशि इनके पास है, और वह राशि भी अगर भाग्य भाव में चली गई तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे शुभ कौन हो गए, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे शुभ और योग कारक, राजयोग कारक ग्रह अगर बनते हैं तो चंद्रमा बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि 6 8 12 में से चंद्रमा कहीं नहीं है, और यदि वे पीड़ित हैं चंद्रमा किसी से भी, तो उनकी पावर बढ़ानी चाहिए। पावर बढ़ाने का अर्थ है कि उनका कोई रत्न, जो मोती है उनका रत्न मोती पहन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य भाव की वृद्धि करने वाले वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा होते हैं। बस 6 8 12 की स्थिति उनकी नहीं बननी चाहिए।
चलिए अब देखिए सूर्य को देखते हैं। सूर्य भी यहाँ पर शुभ होते हैं क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी, कर्म कराएंगे व्यक्ति को, एक अच्छे प्रशासनिक नौकरियों की तरफ भी ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि सूर्य कौन है यहाँ पर, कर्मेश हो गए, और सूर्य कर्म जुड़ा हुआ है तो सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कर्म ऐसा वृश्चिक लग्न वालों को देते हैं, बशर्ते सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। वैसे सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन बाकी दो भावों में सूर्य नहीं होने चाहिए तो इतना फल नहीं दे पाते। बाकी सूर्य आत्मा है तो अष्टम भाव में उनके लिए कोई अष्टम का दोष नहीं लगता है। देखिए शुभ फलदाता होते हैं इसमें चंद्रमा और सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति माणिक के रत्न भी धारण कर सकता है, और स्थिति देखने के आधार पर, बाकी को कुंडली का विश्लेषण करने के आधार पर आप देख सकते हैं। लेकिन वृश्चिक लग्न वालों के लिए यदि एक सामान्य रूप से देखें तो सूर्य और चंद्रमा शुभ फलदाता होते हैं, अच्छे योग कारक होते हैं सूर्य और चंद्रमा। इसके बारे में महर्षि पाराशर ने भी बृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु कौन हो जाते हैं, तो गुरु मार्केश हो जाते हैं, शुभ फल देने वाले हो जाते हैं, मार्केश हो जाते हैं। और अन्य जैसे कि बुध आदि जो हैं वह मार्केश के समान ही फल देते हैं। जैसे गुरु मार्केश हो गए तो बुध आदि ये ग्रह मार्केश के समान ही फल देंगे। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को जिनको जानकारी नहीं है तो वह सामान्य रूप से इन ग्रहों को शांत करने के लिए इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, उसी के आधार पर, ये साथ ही साथ गोचर की स्थिति के आधार पर ये देखना चाहिए कि किस राशि में कौन सा गोचर, कौन से ग्रह का गोचर चल रहा है। तो वहां से, और साथ ही साथ जो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनसे, जो प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं, जिससे आप ये जान सकते हो कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, और उसी के आधार पर यदि वह ग्रह पाप फल देने वाला है और उसकी दशा में हो, अंतर्दशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, तो वहां आपको उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव है उनमें कमी आए। साथ ही साथ यदि किसी शुभ ग्रह की स्थिति चल रही है तो कुंडली में, तो आप वहां उसका रत्न पहन सकते हो, स्थिति देखते हुए ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उस स्थिति के आधार पर। तो और सबसे अच्छा उपाय यही रहता है जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उनकी कुंडली में कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को एक तो जो नवग्रह स्त्रोत है उसका नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, जिससे उनके जो सभी ग्रह हैं वो अपनी अशुभता कम करने लगे, उनको शुभ फल मिलने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं होता, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति नवग्रह स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करना प्रारंभ करते हैं। तो उनके जो ग्रहों की स्थिति है श्रद्धा से पाठ करना प्रारंभ करें, तो उनके ग्रहों की जो स्थिति है, उनके जीवन में आने वाले संकट हैं, कष्ट, कलेश हैं, वह सभी धीरे धीरे शनि शनि वह शांत होने लग जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप समझ चुके हो कौन मार्केश होते हैं, और देखिए गुरु, सूर्य और चंद्रमा इस कुंडली में कौन होते हैं, योग कारक ग्रह के रूप में होते हैं। ये सूर्य और चंद्रमा हमेशा इस जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है वहां पर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब इस लग्न का हम प्रभाव देखें तो जिस व्यक्ति का जन्म इस लग्न में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही शूरवीर होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल लग्न से, तो मंगल कैसे होंगे, पराक्रमी होते हैं मंगल, तो शूरवीर होता है, अत्यंत विचारशील होता है ऐसा व्यक्ति, निर्दोष होता है, विद्या के आधिक्य से युक्त होता है, उसको बहुत ज्यादा विद्याओं का ज्ञान होता है, क्रोधी अवश्य होता है, और राजाओं के द्वारा भी पूजित होता है। इसका क्या अर्थ हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो होगा एक बड़े पद पर भी आसीन होता है, तो गुणवान होता है, शास्त्रों का उसे बहुत अच्छा ज्ञान होता है, शत्रुओं को समाप्त करने वाला होता है, क्योंकि खुद शत्रु भाव के स्वामी भी मंगल ही होते हैं और लग्नेश भी होते हैं, तो वहां वह शत्रुओं को समाप्त करने का काम भी करते हैं। कपटी, पाखंडी, मिथ्यावादी और तमोगुणी ऐसे व्यक्ति के गुणों में मिलते हैं। झूठ भी बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। पाखंडी दिखाएगा बहुत ज्यादा आडंबर, लेकिन अंदर से वे इतना ज्यादा धार्मिक, अगर धार्मिक बन के दिखाएगा तो ऊपर से धार्मिक दिखेगा, अंदर से नहीं होगा, तो पाखंडी ऐसा व्यक्ति अधिकतर देखने को मिलता है। देखिए ये मैं नहीं कहता, ये हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आधार पर हम विवेचन कर रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर देखने में भी आप आसपास देखोगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो वह अच्छी अच्छी बातों को तो मानेगा, लेकिन जो बातें गलत बोली जाएंगी तो उनको कहेगा मेरे साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मानते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति किसी के बारे में जो सोचते हैं, बताते हैं, वहाँ
भी उनके विचार आपको लेने चाहिए। लेकिन जो धर्मशास्त्र कहते हैं, जो हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं, वह ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बताते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कपटी भी होता है, लेकिन सभी के साथ स्थिति नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य भी यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। तो वह, क्योंकि चंद्रमा का जब भाग्य होने से वह व्यक्ति के जो भाव होते हैं उनमें क्या होगा, उसके भाव कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। दूसरों की निंदा बहुत करता है ऐसा व्यक्ति आप अगर देखोगे अपने आसपास में, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। स्वभाव थोड़ा उसका कटु होता है, क्योंकि वृश्चिक वृश्चिक कौन है, वृश्चिक के गुण उसके अंदर होंगे। वृश्चिक कौन है, वृश्चिक बिच्छू है। जैसे बिच्छू में काट के छुपने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी उस व्यक्ति के अंदर भी प्रवृत्ति आपको मिलेगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा कठोर स्वभाव का होगा, किसी को कुछ भी बोल देगा और दूसरों को ऐसी बातें भी बोल देता है कि उसको दूसरों को बुरी लगती हैं, लेकिन वो बोल देता है। तो अपने भाइयों के साथ उस व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं होते, तो विचार सही नहीं मिलते नहीं हैं, तो एक विरोध होता है आपस में, भाइयों का विरोधी होता है ऐसा व्यक्ति। और क्योंकि मंगल है, क्रूर ग्रह है, मंगल पाप ग्रह है, तो वहाँ उसका स्वामी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति दयाहीन भी होता है, अधिक दया नहीं करता, तो अधिक भावुक नहीं होता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी भी होते हैं, ज्योतिष को अच्छे से जानते हैं ऐसे व्यक्ति। और अगर हम देखें तो इनकी जो पहली अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और जो अंतिम अवस्था। तो 3 अवस्थाओं में अगर हम विभाजित करें तो जो पहली अवस्था आती है उसमें ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा दुखी रहता है, और मध्यम अवस्था में जो वह ऐसा व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। वहीं ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय होता है, जिनका वृश्चिक लग्न होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच में हो जाता है। बाकी ग्रहों की दृष्टि और उनके आधार पर स्वभाव में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति कपटी होंगे, ऐसा नहीं कि सभी व्यक्ति मिथ्याचारी होंगे, लेकिन राशि के लग्न के आधार पर ऐसा होगा। लेकिन वहां जो बैठे हुए ग्रहों की शुभ स्थिति अगर अच्छी बनती है तो ऐसा नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखिए, इस कुंडली के लिए जो गुरु है वह मार्केज हो जाते हैं। गुरु जो कि सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं, जो सबसे ज्यादा व्यक्ति को धार्मिक बनाने वाले होते हैं, यदि वही मार्केज होंगे तो उस व्यक्ति में कुटिलता तो आएगी ही। चलिए अब देखिए, समझते हैं ऐसे व्यक्ति जो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम राशि के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें रचनात्मकता अधिक होती है। वे ऐसे काम करते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि कैसी है, एक सम राशि है और ये स्त्री संज्ञक राशि है। तो यहाँ पर स्त्रियां जैसे सौम्य होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी सौम्य होते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्ति दूसरों से उलझना पसंद नहीं करते, शांति का जीवन उनको पसंद होता है। लेकिन यदि कोई ज़्यादा ही उलझे तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की विशेषता होती है। उलझना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अगर कोई विवश कर दे उलझने के लिए तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वह उससे माफी ना मंगवा ले। तो ऐसी स्थिति बनती है। और उनमें जो आकर्षण शक्ति होती है विलक्षण होती है, लोग उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा जो उनके विचार हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। बेशक वह आडंबर अधिक दिखाते हैं, लेकिन लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो एक सबसे बड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, उनकी ये मान के चलिए जो कमजोरी है, कि वे जिसके संपर्क में आ जाते हैं उसको अपने जैसा नहीं बनाने का प्रयास करते, बल्कि उस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जो साथ में आ गया तो उसकी तरह ढल जाते हैं, ना कि अपनी आदतों में उसको डाल ले, बल्कि उसकी आदतों में खुद ढल जाने की उनकी ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसके अनुरूप ढल जाते हैं। और इसमें सबसे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि बिच्छू कैसा होता है, जहरीला होता है, तो उसी प्रकार के इनको डंक मारने की क्षमता होती है। तो ऐसी बात कह देंगे, इतनी कठोर बात कह देंगे कि दूसरा घायल हो जाएगा। और बात कहने के बाद में उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि क्षमा नहीं मांगते, तो अपनी गलती भी मान लेते हैं। लेकिन वही बात है कि कभी बुरा करने के बाद अगर आप सॉरी भी बोल दो तो उस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं वो बात रह ही जाती है। इसलिए प्रयास करें ऐसे व्यक्ति की दूसरों से कोई भी बात कहने से पहले उस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि इस व्यक्ति को बुरी लग सकती है। तो ऐसे वे अपने अपनों को भी शत्रु बना लेते हैं ऐसे व्यक्ति, ये ध्यान रखें। तो
अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई चोट पहुंचाए तो ऐसे व्यक्ति भूलते नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर कोई उनको चोट पहुंचा दे या कोई दुख दे दे तो उस दुख को कभी नहीं भूलते, वे जिंदगी भर उस बात को याद रखते हैं। अन्याय के प्रति वे हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, चाहे वे कितने ही कमज़ोर सही, लेकिन अगर अन्याय हो रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी पर अन्याय करे। उनमें एक अंतर्ज्ञान की प्रवृत्ति होती है जिससे वह एक अद्भुत अद्भुत किसी का भी प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्ज्ञान बहुत होता है। इंद्रिय अतीन्द्रिय का ज्ञान उनके अंदर पाया जाता है, बड़ा ही अद्भुत ज्ञान उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो ये छोटे मोटे या महत्वहीन कार्यों में जो वृश्चिक के जातक होते हैं इनमें कोई ये रुचि नहीं लेते। हमेशा छोटे मोटे कामों को तो ध्यान में रखेगा ही नहीं, वो क्या देखेगा, धंधे के प्रति भारी जो उद्योग धंधे हैं बड़े बड़े, उनके प्रति इसमें भारी कर्तव्य और कर्तव्य भावना होती है कि मैं इसको पूरी करूं। जो भी ये बड़े बड़े हैं, मैं बड़ा सोचता है वो व्यक्ति। छोटे मोटे काम धंधों को तो मानेगा ही नहीं, बड़े काम धंधों की तरफ आकर्षित होता है, उनको ही शुरुआत भी उनसे ही करने का प्रयास करता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, एक अच्छे उपदेशक बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अच्छे उपदेशक भी आपको देखने को मिलेंगे। लाभ प्राप्त करते हैं उपदेश देकर भी ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आडंबरधारी होंगे तो वे आराम से एक अच्छे उपदेशक भी बन सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे वक्ता भी होते हैं, मौलिक विचारों होते हैं इनके, तो उसके कारण ये अच्छा व्यापार, राजनीति, साहित्य आदि क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनमें जो खतरनाक और जोखिम के उद्योगों में लगने की प्रवृत्ति रहती है, जैसे कि छोटी मोटे तो रिस्क लेते ही नहीं है, बड़ा रिस्क लेते हैं, तो जोखिम उठाने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। और इनमें जो जैसे कि अगर कहीं बात आ जाए कि गुप्त खजाना है, तो ये गुप्त खजाने को ढूंढने में पूरा लगा देंगे। बेशक मिले नहीं मिले बात अलग है, लेकिन ऐसे जो काम लोगों के लिए संभव नहीं है, ये उनको अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छे खोजकर्ता, अच्छे अन्वेषक ये होते हैं, और खतरनाक लोग होते हैं ये मारक खेलों में अधिक रुचि रखते हैं। मारक खेल समझिए कैसे कि जो डेयर वाले गेम्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि कहीं से किसी पहाड़ी से कोई राफ्टिंग करना, कोई भी ऐसा गेम जो कहीं ना कहीं आपको जिससे डर लगते हैं लोगों को, ऊंचाई से कूदना, इस तरह की ये गेम्स में रुचि लेते हैं, और ये उनको अपने धन कमाने का जरिया भी बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य की बात करें तो, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो कमर से नीचे का जो हिस्सा है वहाँ का जो क्षेत्र होता है इसका, और यहाँ पर पाप दृष्टि अगर पड़ जाए किसी ग्रह की तो वहाँ से संबंधित रोग इनको हो सकते हैं। वैसे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और इसके लिए इनको हमेशा पूरी नींद लेनी चाहिए, और हमेशा योगा जैसी है वह करना चाहिए, क्योंकि इनको नींद पूरी लेना चाहिए, क्योंकि इनको अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, मिर्गी की बीमारी हो सकती है, श्वास रोग आदि के शिकार हो सकते हैं यदि ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं, सही से आचरण आहार विहार नहीं करते हैं, तो ये बीमारियां इनको होने की अधिक संभावना होती है। अगर हम इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बचपन में तो इनका स्वास्थ्य जो सामान्य बाल रोग होते हैं वो सामान्य से अधिक इनको होते हैं, जो वृश्चिक लग्न वाले होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद में ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति में इनमें असाधारणता आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने पूरा विश्लेषण आपको वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी ये जो पूरी क्लास है करीब आधे घंटे के आसपास में हो जाती है, तो उसके लिए मैं काफ़ी खेदपूर्ण हूँ कि इतना समय लग जाता है, लेकिन अगर आपको वाकई में पूरा ज्ञान लेना है, पूरा समझना है टॉपिक को, ज्योतिष को जानना है, तो आपको बहुत धैर्यपूर्वक एक एक बात को समझना होगा। 10-15 मिनट में वो बात नहीं समझाई जा सकती जो कि एक बड़ी क्लास में हम समझा सकते हैं। आप सभी का मुझे स्नेह प्राप्त हो रहा है, उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम बात करेंगे आगे जो धनु लग्न, धनु राशि की, तो वह नेक्स्ट क्लास में बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमें लाइक भी आप कर सकते हो। लाइक तो वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही करते हो। टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप स्वयं करते हो। तो चलिए
अब आगे हम बात करेंगे अगली क्लास की, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।